जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हमारा टॉपिक है जी शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 9 से ऑनवर्ड, जो कि चैप्टर है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक दोनों एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है जी आपके पास कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कलर इन ट्रांजिशन मेटल complexes with respect to DD splitting. Also relate the number of unpaired electrons in transition metal ions to their observed color giving examples. बहुत कंसेप्चुअल आप समझ लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, बहुत आसान है, लेकिन इसकी लॉजिक समझना ज़रूरी है। बच्चे हम ज़रा वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कि जो डी ऑर्बिटल होता है, इसके अगर हम जब बॉक्सेस बनाते हैं इस तरह के, तो 1 2 3 4 और 5 बनाते हैं और हर एक के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। जैसे कि आम तौर पे ये डी जब फिल हो तो D10 की ये कंडीशन होती है। 3D भी हो सकता है, 4s2 और D 3D10 ये वाली कंडीशन जिंक के अंदर होती है, या फिर डी की कंप्लीशन वाला कॉपर के अंदर हो जाता है और फिर 4s के अंदर वहाँ 1 आ जाता है। अब बेटा ये पूछ रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं वो कलर देते हैं, उनके कलर फुल होने का यानी कलरफुल होने की रीज़न या लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड। तो इसकी जो लॉजिक है बच्चे, बेसिकली जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं DXY, DYZ, DZX, 3 ये हैं। एक और ऑर्बिटल होता है DX का स्क्वायर है, ठीक है। एक और ऑर्बिटल होता है डी वाई का स्क्वायर और जी का स्क्वायर कंबाइन है, या एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कंबाइन और जी को सेपरेट इसने किया हुआ है। ओके, तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेता हूँ। यहाँ पे बच्चे जो सेपरेट है ना, वो है डी के स्क्वायर के हवाले से। ये किधर चला गया, पेन क्यों नहीं लिख रहा। जी का स्क्वायर कॉमा डी, इधर है जी एक्स का स्क्वायर डैश वाई का स्क्वायर। अब बेटे गौर करें तो आपके पास ये बेसिकली वो 5 बॉक्सेस हैं। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये है, और ये दोनों को मिला के है एक ही बॉक्स। सो इसका मतलब बॉक्सेस से मेरा मतलब ये है कि ये उसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मतलब ऑर्बिटल्स हैं। बेटा जब ये ऑर्बिटल्स ना एक ही लेवल पे पड़े होते हैं तो इनको हम एक नाम देते हैं, वो नाम मैं इधर लिख देता हूँ एक और पेन से, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो वाले ऑर्बिटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। अब जब सेम एनर्जी लेवल वाले सारे ऑर्बिटल आपके सामने पड़े हैं तो इन सारों के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक जाएगा आराम से जब फिलिंग होगी। ऐसा नहीं है कि किसी में 2 चले जाएं, मतलब यूं कर लें अगर कि इधर पहले पेयर हो जाएं और फिर उसके बाद आगे जाएं, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले ज़रूरी है कि एक एक सब में फिलिंग हो। अब अगली बात क्या है कि जब बच्चे इनको एनर्जी दी जाती है या इनके पास कोई फील्ड रखा जाता है तो ये स्प्लिट हो जाते हैं। यही इनके कलरफुल होने की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है। कैसी स्प्लिटिंग होती है ज़रा देखिएगा। मैं अगर इनके 5 ऑर्बिटल्स को इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर ऑर्बिटल बताऊं तो बच्चे ये नॉर्मल लेवल है ना उनका, तो इनमें कुछ हायर एनर्जी स्प्लिट हो जाते हैं और कुछ लोअर एनर्जी पे स्प्लिट हो जाते हैं। अब जो हायर एनर्जी पे स्प्लिट होते हैं वो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो लोअर एनर्जी पे जाते हैं वो 5 में से 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये जो 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी वाले होते हैं बेटे, इनको हम नाम देते हैं T2G। इनका दूसरा नाम हम इनको वर्बली ये भी कह सकते हैं कि ट्रिपली डीजेनरेट, ट्रिपली डीजेनरेट, ठीक है। और ये जो होते हैं बेटे, ये डबली डीजेनरेट होते हैं,
ऑर्बिटल्स होते हैं। इनको तो हम जनरली डी का ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल या डिजेनरेट ऑर्बिटल कह रहे होते हैं, 5 होते हैं ना। तो अब उन 5 की स्प्लिटिंग हुई है, इनको T2G कहते हैं और इनका नाम होता है EG ऑर्बिटल्स। अब बेटे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे, मैं एग्जांपल आपको ज़रा बुक पे लेके जाता हूँ। बच्चे बुक की तरफ अगर आप देखें तो आपके पास, एक मिनट, यहाँ पे मैं ज़रा आपको दिखा दूँ कि सिस्टम क्या है। बच्चे इस चीज़ को देखें आप ज़रा गौर से। ये वाली चीज़, अब यहाँ आप ज़रा गौर करें तो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि स्कैंडियम के अंदर 1 है डी का ऑर्बिटल, टाइटेनियम के अंदर 2 हैं, वेनेडियम के अंदर 3 हैं, क्रोमियम के अंदर फिर 4 आ जाते हैं और वो 5वां इधर से लेके अपने 5 पूरे कर लेता है। फिर मैग्नीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो कॉन्टीन्यूसली एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे। अब अगली बात क्या है बच्चा कि यहाँ इस तरह का पैटर्न होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीज़ आ रहा है, अगर हम सपोज़ यही मैं वेनेडियम का 23 वाले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और d के अंदर 3 होने चाहिए। तो जो मेरा d के 3 होंगे वो 1 2, मैं इनको ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, 3 यहाँ पे आएंगे और 4s वाले के पास भी 2 होंगे, उनको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये वेनेडियम का 23 वाला केस है। अब अगर सपोज़ आप कर लेते हैं कि बेटा यहाँ पे क्रोमियम की बात करें तो उसमें इधर इधर 5 होंगे और यहाँ पे जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये है क्रोमियम का। अब ज़रा थोड़ा सा तवज्जो दें तो क्रोमियम के अगर 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो जब ये स्प्लिटिंग होती है तो 1 2 3 तो सिंगल नीचे चले जाएंगे, इनका एनर्जी लेवल लो है। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां है वो इधर और इधर जाने की बजाय, यानी अपर EG ऑर्बिटल में जाने की बजाय वो क्या करते हैं, वो इधर एडजस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है कि जब आप इन पे लाइट थ्रो करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इन खाली ऑर्बिट में चले जाते हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ देर के लिए रहते हैं, रहने के बाद ये फिर वापस इधर ही आ जाते हैं। तो ये बेसिकली जो स्प्लिटिंग हुई ऑर्बिटल्स की, यानी आपका जो d ऑर्बिटल था वो स्प्लिट अप हो गया। मतलब क्या है कि d ऑर्बिटल अपने जो 5 थे उसके ऑर्बिटल, तो वो 2 जगह पे, एक लोअर एनर्जी देन द नॉर्मल वंस, ये नॉर्मल वंस वाले थे, इनसे भी लोअर एनर्जी पे 3 ऑर्बिटल चले गए जिनको ट्रिपली डिजेनरेट कहते हैं। इससे 2 हायर एनर्जी पे चले गए जिनको हम क्या कहते हैं, EG ऑर्बिटल्स कहते हैं, और नीचे वालों को T2G। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं और इस वजह से ये क्या करते हैं, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वही एनर्जी इमिट करेंगे तो वो कलर शो करेगा। तो यही वजह है कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर शो करते हैं। ये तो पहली बात हुई, क्वेश्चन की पहली लॉजिक कंप्लीट होती है कि कलर का जो ट्रांजिशन मेटल और कम्प्लेक्सेस होते हैं वो इसलिए कलर बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो ये वाले ऑर्बिटल होते हैं ना। अच्छा बेटे सॉरी, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये रूटीन में D का 5 वाला ना स्प्लिट नहीं होगा, ये बड़ी की पॉइंट है इसका। अब ट्रांजिशन मेटल जो है ना वो कम्प्लेक्स बनाती है। ज़रा मैं कम्प्लेक्स का अगर आपको बताऊं तो क्या है, कम्प्लेक्स होता है बेटे, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास ये Fe पड़ा है ना, Fe साइनाइड के 6 इधर लगा लें, ठीक है, और Fe जो है वो +2 होता है और साइनाइड का ये, तो ओवरऑल इस सफ़ियर के ऊपर -4 चार्ज आएगा और इसीलिए यहाँ पे कोई +4 वाला लगा दें, यानी Na का 4 कर लें सिंपल, तो ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। अब ये जो कम्प्लेक्सेस हैं ये क्या करते हैं कि इधर से आपके पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनता है, Fe का एक Cn इधर, Fe का एक Cn इधर, एक Cn इधर, एक Cn इधर, ये तो आपके पास एक बॉक्स बना लेंगे। एक ऊपर की तरफ Cn इधर होता है और एक इधर नीचे Cn होता है, ये Cn6 का स्ट्रक्चर है और इस सारे सफ़ियर के ऊपर -4 का चार्ज आता है। ये होता है कम्प्लेक्स। ये हम एक लॉन्ग क्वेश्चन जो इसी चैप्टर का है ना उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ। अब अगली बात क्या है बच्चे कि ये जो आपके पास साइनाइड चिपके हुए हैं मेटल के साथ, इसको हम बोलते हैं मेटल कम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। ये इस तरह वाली ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल वाली बना रहे होंगे ना यहाँ पे। अब फेरस मेटल सेंटर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ज़रा नेक्स्ट उसमें जाएं, ज़रा मैं आपको जो बताने लगा था डी स्प्लिटिंग का केस। हाँ, जब स्प्लिटिंग होती है ना तो
स्प्लिटिंग पे ये जो साइनाइड पड़ा हुआ है यहाँ पे देखें, इसको गौर से देखें, ये जो साइनाइड है, ये Cn वाला, Cn वाला, Cn वाला, ये d ऑर्बिटल था मेटल का, ये पांचों ऐसे लाइन में पड़े थे, यानी इसको ख़त्म करें, ये दो Eg वाले, ये T2G वाले, ये यानी Fe या आयरन के ऑर्बिटल थे। जब ये Sn साइनाइड आया ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए और बॉन्ड बनाने लगे यहाँ पे, तो ये जो फेरस था, आयरन था, उसका d ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया दो हिस्सों में, ऊपर और नीचे। इसका मतलब क्या है, इसकी स्प्लिटिंग जो है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हो रही है, जो कि लीगेंड इसको बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, लीगेंड्स। तो ये जो स्प्लिट हुआ, ये डी ऑर्बिटल, वो लिगेंड्स की वजह से स्प्लिट हुआ। अब इनके ऊपर जब लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप करते हैं और ऊपर से फिर वापस आते हैं तो इमिट करते हैं। ये बेसिक फिनोमेना है। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं, ठीक है। बुक के ऊपर बच्चे क्या लिखा हुआ है ज़रा उस पर देखते हैं, चलते हैं। बेटा ये कह रहा है कि द कम्प्लेक्सेस में एब्जॉर्ब, ज़रा पीछे जाए ना, यहाँ पे ये लिख रहा है जी, कलर ऑफ द कम्प्लेक्सेस व्हेन द लाइट इज़ अलाउड टू फॉल ऑन द कम्प्लेक्सेस द फॉलोइंग प्रोसेस अकर होता है। अब ज़रा गौर करें जी, लाइट आपने डाल दी तो क्या होगा, द कम्प्लेक्स मे एब्जॉर्ब द होल ऑफ द वाइट लाइट, सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले। इन दिस द कम्प्लेक्स केस जो होता होगा, तो उसमें आपको ब्लैक कलर नज़र आएगा एक तरह का, यानी वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो वो आपको ब्लैक कलर नज़र आएगा। देखो जो कलर हमें नज़र आ रहा होता है, इनफैक्ट वो चीज़ बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब करके वही रिफ्लेक्ट करती है, तो आपकी आंखों में वही कलर लगता है, इसलिए वो हमें नज़र आता है। बच्चे ये बात समझ आए, कंसेप्ट सही वाली बात बताओ, हैंड रेज करो। हेलो, ओके गुड। मतलब हम चीज़ों के कलर जो देख रहे होते हैं, इनफैक्ट वो कलर उनका नहीं होता, वो उनका रिफ्लेक्शन होता है ऑफ लाइट। तो पहली बात तो ये है कि अगर वो लाइट सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका मतलब रिफ्लेक्शन क्या करेगा, ब्लैक की, यानी कि वापस तो कुछ भी नहीं भेज रहा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कम्प्लेक्सेस में रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द होल लाइट, सारी की सारी वापस भी भेज सकते हैं, उस टाइम पे इसका कलर वाइट आएगा। अगर जो कम्प्लेक्स है वो बाकी सारी एब्जॉर्ब करके कोई एक चीज़, एक कलर रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसका वही कलर आएगा। अब कलर इज़ प्रोड्यूस सब्सटेंसेस ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ फोटॉन, जाहिर सी बात है हमें ये तो पता है, और विजिबल रीजन में होगा। एक्सप्लेनेशन पे जाएं बेटे, तो व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेक अ कंपाउंड, जब ये कंपाउंड बनाते हैं, द इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, वो तो ठीक है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व करेंगे बॉन्डिंग में। अब ये जो लिगेंड है कि व्हेन लिगेंड अप्रोच द मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन, ये वही लिगेंड है जो मैंने यहाँ आपको इसके अंदर दिखाया, ये फेरस के अंदर ये जो साइनाइड चिपका हुआ है, ये लिगेंड होता है। तो ये लिगेंड जैसे ही बॉन्ड बनाने के लिए फेरस के करीब आता है, आयरन के करीब आता है, तो उस टाइम पे ये स्टेट बता रहे। तो फिर क्या होता है जी, वो लिख रहा है कि द डी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू एनर्जी लेवल, एक लोअर एनर्जी के T2G और एक हायर एनर्जी के ऑर्बिटल Eg ऑर्बिटल कहते हैं। इस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज डी स्प्लिटिंग। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लोअर डी ऑर्बिटल जो होंगे, एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, फोटॉन्स को, ठीक है, और फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फोटॉन एनर्जी एंड प्रोमोटेड टू द हायर लेवल, चले जाएंगे, ओके। The photon which is involved for the jumping of electron is responsible for the definite color। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर रहा और हायर ऑर्बिट में जा भी नहीं रहा, तो फिर उसने तो कलर देना भी नहीं है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अगर 2 जाएंगे तो कलर और होगा, 3 जाएंगे तो कलर और होगा, ठीक है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन गया तो और होगा। तो अब यहाँ से उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया कि कलर्स के लिए इस प्रोसेस को, जो डी स्प्लिटिंग हुई और ट्रांजिशन हुई, इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। यहाँ देखें ये जो लिखा हुआ है डी ट्रांजिशन। अब ज़रा आप गौर से देखें जी कि इधर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इधर है कलर ऑफ कंपाउंड। जिंक में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता और टाइटेनियम +4 में भी, तो ये कलरलेस होंगे। 1 पे जाएं ज़रा, यानी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो पर्पल कलर या ब्लू कलर आएगा। नंबर 2 पे जब होंगे तो ग्रीन, या आपके पास दोनों केस में ग्रीन, और उसके एग्जाम्पलें 2 पड़ी हैं, वेनेडियम +3 वाली की भी और वो भी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 3 होंगे तो डीप ग्रीन हो जाएगा और ये पिंकिश में हो सकता है। इसके बाद 4 नंबर पे जब अनपेयर्ड यानी इलेक्ट्रॉन आपके 4 आ जाते हैं, तो फिर क्रोमियम +2 वाला केस बनेगा, या Fe +2 वाला, तो उसमें ग्रीन और ब्लू का केस हो सकता है। तो
ये जो कलर्स की आउटकम है ये आप उसने बताया हुआ है इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में। ये थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, बेसिकली कंसेप्ट ज़्यादा डिलीवर करना था या बताना था आपको कि है क्या चीज़। तो आपने बेटे इनमें से सारों के कलर नहीं याद करने, जस्ट आप ये बता दें ज़ीरो कलर वाले कलरलेस हैं, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। और इनमें से आप बता दें एक कलर है, सॉरी 2 वालों का ग्रीन है और 5 वालों का येलो है, बस ये बता दें आसान आसान। तो मैं आपको मार्क भी करवा देता हूँ, आप ऐसा करें इसमें ना यूँ कर लें आप, मैं कमेंट में ले जा के ज़रा पेंसिल पकड़ लूँ। ये अच्छा यहाँ से लाइन उठानी है, मैं कहूँ किधर के। अच्छा ये देखो ना बेटे, आपने कौन सा याद करना, एक ये वाला याद कर लो, किधर की भाई पेंसिल, ये वाला। दूसरा आप ये याद कर लो जिसमें ग्रीन दोनों के आ रहे हैं, ये मैं इसको हाईलाइट ब्लू वाला ग्रीन वाला कर रहा हूँ, ये हाईलाइट, और लास्ट वाला कर लो। ये 3 एग्जाम्पल हैं, आप बस सिंपल पुट कर दीजिएगा। तो अब आपको पता चला, ये क्वेश्चन क्लियर है, हैंड रेज करके बता दें। हेलो, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड बाय द वनीडियम एंड आइडेंटिफाई दैट इट्स मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है वो वाली। अब ये वनीडियम है, इसके अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने ये याद नहीं करना, बहुत आसान सा है, छोटा सा आंसर है। यहाँ देखें जी, ये वनीडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पड़ी हैं। वनीडियम जो है वो -1 शो कराते हैं, अगर वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो तब की बात है। 0 होगा मीन के ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो कोई एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ नहीं करेगा तो 0 उस टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसके बाद है जी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और 5 तक जा रहा है वेनेडियम, जब सारे के सारे उसके डी और एस वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये दोबारा पढ़ता हूँ कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय वेनेडियम, उसकी रीज़न। तो पहले आपने बता दिया कि इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भाई आपकी अनस्टेबल हैं और पावरफुल, उसका फ़ायदा ये, इससे क्वेश्चन ट्विस्ट ये भी दे सकते हैं कि लोअर स्टेट वेनेडियम जो है इज़ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वाई। तो सिंपल सी बात है कि जब आपके पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे -1 एक लोअर वैल्यू है, या +1 जो है एक लोअर वैल्यू है, देन +3 4 5 तक। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसमें ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे की रिडक्शन करता है, उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और अगर कोई इसके साथ बॉन्ड करना चाहता है तो इसको आराम से वो दे देगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसने रिड्यूसिंग पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क किया यहाँ पे। क्यों, इसकी मोस्ट जो स्टेबल स्टेट है वो 4 और 5 है, इसलिए वो उसमें जाने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का पार्ट था ना कि इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है वो भी बताएं, तो ये 4 और 5 हैं, राइट। अब क्या है कि इट यूजेस डी इलेक्ट्रॉन, ये उसकी रीज़न बता रहे हैं। इट यूजेस डी इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू एस इलेक्ट्रॉन फॉर द पर्पज़ ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, एस के 2 तो जाएंगे ही सही, एस के अलावा ये डी के इलेक्ट्रॉन भी यूज़ करता है। द एनर्जी ऑफ n-1 डी, यानी 4s है तो 3d की बात करें, एंड 4s ऑर्बिटल जो होंगे वो क्लोज होते हैं, ये जनरल चीज़ है। इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएंगे तो एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में उनको आसानी हो जाती है कि वो बॉन्ड आउट कर सकें। बच्चे होपफुली कि आपको ये क्लियर हो गया, और ये 57 पेज के ऊपर यहाँ से कंटिन्यू करना और यहाँ तक बॉन्डिंग तक क्लियर कर लेना, दैट्स ऑल। क्लियर है यहाँ तक? रेज योर हैंड्स। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द कैटालिटिक रोल ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। ये जो इधर पेंटॉक्साइड बना पड़ा है, मैं इसको सर्कल भी कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड का आप रोल बताएं किस में जी, इन कंटैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कंटैक्ट प्रोसेस कौन सा होता है बेटे, H2SO4 को फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, जो सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस होता है, उसको ये कहते हैं कंटैक्ट प्रोसेस, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें ज़रा कि जो इसका प्रोसेस होता है अपना कंटैक्ट प्रोसेस, जो अब देखो कंटैक्ट प्रोसेस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये क्या है। ये H2SO4 की फॉर्मेशन को कहते हैं। और H2SO4 कैसे फॉर्म होता है मैं ज़रा ये भी आपको बता दूं। मैं ज़रा एक यार कोई जगह बचे न सॉफ, चलें इसको यहाँ लिख लेते हैं। H2SO4 कैसे बनता है बेटे? H2SO4 बनता है जी, पहले सल्फ़र होती है प्लस ऑक्सीजन O2, ये मिला के SO2 बनाते हैं। SO2 को फिर ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं V2O5, ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड ऐड करते हैं, वो बनाता है SO3। अब SO3 प्लस वाटर ऐड करती हैं H2O, तो फिर इससे बनता है H2SO4, ये वाली चीज़ बनती है। तो हमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज़ यहाँ पे चाहिए है। ये है कंटैक्ट प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसको भला, ये सल्फ्यूरिक एसिड को। तो बच्चे अगर हम इसको अब दोबारा से ये देखें, ये तो क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी समझना आसान हो जाएगा। ये देखें ज़रा कि वो लिख रहे हैं जी, ड्यूरिंग द कंटैक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड द सल्फ़र डाइऑक्साइड हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये आपके पास सल्फ़र की डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है हमने ये ट्राइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करना जो है ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो जब आप ये करेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के अंदर, दिस इज़ डन बाय द पासिंग सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ये कहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, तो भाई हम सल्फ़र डाइऑक्साइड पहले ले लेते हैं या बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर से ऑक्सीजन को हम पास ऑन करते हैं अंडर द प्रोसेस या प्रेजेंस ऑफ अ वेनेडियम कैटलिस्ट। वेनेडियम का ऑक्साइड होता है। अब वेनेडियम का पेंटॉक्साइड कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। और क्यों, यू नो कि अगर हम ज़रा थोड़ा सा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक सेकंड के लिए नज़र डालें तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है V2O5 है, O जो है -2 और 5 है, ठीक है। तो -2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, -10। अब यहाँ पे प्लस इधर 2 वेनेडियम के एटम पड़े हैं और ये +5 रखें तो तभी ये 10 होगा और न्यूट्रल होकर 0 आएगा। तो इसका मतलब वेनेडियम की जो स्टेट है ना, ये +10 तब बन के 0 में होगा जब ये +5 की स्टेट में होगा। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 के अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये बहुत एक स्टेबल स्टेट है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। अब ये उसका मैकेनिज़्म की डिटेल बता रहा है कि अब ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करता है एक स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। वो कहता है कि ट्रांजिशन मेटल्स की इस एबिलिटी को समझने के लिए हमारे पास एक सुपर एग्जांपल है। देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट बिकॉज, अब ये वो जो पीछे एक क्वेश्चन नहीं था कि ये कैटलिस्ट के तौर पर क्यों एक्ट करते हैं, तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि बिकॉज दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी ईजीली, कि उसकी यानी कि एग्जाम्पल है एक तरह से। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है सल्फ़र 2 ट्राइऑक्साइड बाय वेनेडियम पेंटॉक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू वेनेडियम 4 ऑक्साइड, पेंटॉक्साइड की बजाय 4 ऑक्साइड पे चला जाएगा। यानी देखें ज़रा कि यहाँ पे आपके पास इस चीज़ को ज़रा देखें, यहाँ पे वेनेडियम जो है वो आपके पास 5 ऑक्सीजन पड़े हुए हैं। वेनेडियम क्या करता है, एक ऑक्सीजन सल्फ़र डाई को दे के 5 बना देता है और ख़ुद क्या करता है, एक ऑक्सीजन की शॉर्टेज में चला जाता है। अब जब एक ऑक्सीजन की शॉर्टेज में जाएगा तो इसका ये स्टेट नहीं बनेगी। ज़रा इस चीज़ को गौर से देखें कि V2O4 है तो O के जो है एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है माइनस, और 4 एटम पड़े हैं प्लस, तो ये हो जाएगा -8 प्लस इधर क्या होगा, इधर 2 एटम वेनेडियम के पड़े हैं, इसकी स्टेट +4 हो जाएगी। अब तो 4 2 आर 8 प्लस, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल होकर 0। इसका मतलब अब वेनेडियम की स्टेट +4 है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं स्टेट ये +4 स्टेट है और इससे पहले स्टेट जो हमने देखी वो +5 थी। इसका मतलब पेंटॉक्साइड में 5 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, 4 है। तो वो कहता है कि ये जो उसकी टर्निंग साइड है ना कि 5 स्टेट से 4 में चला जाना, कैसे 4 में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन किसी से पिक कर लिया, द वेनेडियम ऑक्साइड इज़ देन रीऑक्सीडाइज का आपका मतलब है कि ये दोबारा एक और ऑक्सीजन एटम बाहर से लेके उसको अपने अंदर इम्प्लांट करता है और फिर ये दोबारा पेंटॉक्साइड की फॉर्म में चला जाता है।
तो हमें कैसे लगता है, हमें तो ये लगता है कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड को तो कोई चेंज आया ही नहीं है, ये उसी तरह पड़े, ऑक्सीजन मिली है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ और डाइऑक्साइड के साथ और ट्राइऑक्साइड बना दिया। इसका मतलब एक्चुअल प्रोसेस जो है वो डीपली क्या होता है कि पहले वैनेडियम एक अपना सल्फर डाइऑक्साइड को देता है, वो ट्राइऑक्साइड बनाता है, फिर वो एक ऑक्सीजन बाहर से लेके फिर ये काम करते हैं। ठीक है, तो यूँ आपके पास वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो द कैटलिस्ट हैज़ बीन टेम्परेरीली चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन एट द एंड ऑफ केमिकली द सेम इज इट स्टार्टेड, बाद में फिर वो सेम हो जाता है कि जैसे वो शुरू हुआ था। बच्चे ये क्वेश्चन समझ आया मुझे, ज़रा यस और नो में बताएं। हेलो, अब बच्चे यहाँ पे देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर जो 12 है, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द क्रोमेट 6 एंड डाइक्रोमेट 6 आयंस एंड इसके बाद जो है वो आप बताएं कि प्रिडिक्ट द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली। अब जी आपके पास क्रोमेट 6 और डाइक्रोमेट 6 में क्या फ़र्क है? पहली बात, डाइक्रोमेट का मतलब ये है कि उसके अंदर 2 क्रोमेट के या क्रोमियम के एटम्स आ जाएंगे। जो सिंपल क्रोमेट है उसके अंदर एक ही एटम रहेगा क्रोमेट का, डाइक्रोमेट और नहीं होगा, यानी सिंगल क्रोमेट होगा। अब इससे ये जो शिफ्टिंग होती है और कलर्स जो है वो चेंज होते हैं, ये क्या चेंज आता है ये आपने बिल्कुल ये सिंपल याद कर लेना है। जैसे उसने बताया हुआ कि क्रोमेट सिंपल वाले का येलो होता है, डाइक्रोमेट होगा तो ऑरेंज हो जाएगा। तो फिर डाइक्रोमेट जो है ये दोबारा क्या करता है, अल्कली के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ये उसके साथ चला। देखो बड़ा ही सिंपल है, अगर इस रिएक्शन को आप थोड़ा सा सुपर लुक या ओवरलुक करके देखेंगे तो आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। इक्वेशन है जी आपके पास सिंपल क्रोमेट पड़ा है CrO4-2। अब ये अगर आपको हो तो मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फिर ड्राइव कर देता हूँ, एक ड्राइव करते हैं समझाने के लिए और उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। अब है जी आपके पास CrO4-2, अब ऑक्सीजन है -2, 4 एटम पड़े हैं तो 4 आ जाएगा। अब क्रोमियम की हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कौन सी प्लस रखें कि इक्वल चार्ज के इक्वल आता है ना, -2 क्या है, तो अब इधर हम +6 रखते हैं तो ये +6, ठीक है, +6 और प्लस यहाँ पे 4 2s आर सॉरी हाँ 4 2s आर -8 यूँ कर लें इक्वल टू -2। अब ज़रा हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो ये है जी +6 -8 इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे -2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपके पास जो क्रोमियम था वो बेटे आपके पास +6 वाली कंडीशन में है। अब यहाँ पे जो आपके पास क्रोमियम पड़ा है ये +6 में है और मज़े की बात निचला क्रोमियम भी +6 में। अब उसको भी हम देख लेते हैं, Cr2O7 और इसके बाद अगर ऊपर देखें तो -2 चार्ज है यानी -2। अब ज़रा देखिए -2 × 7 आ जाएगा, ठीक है, और क्रोमियम जो है वो इधर -2 की इक्वल आ जाएगा, ये -14 पे चला गया। अब क्रोमियम का कितना रखें कि ये 2 एटम मिल के जब यानी +6 रख के इधर 2 एटम करेंगे तो ये +12 हो जाएगा। यानी अगर हम इधर -2 की इक्वल लेके आना है तो ये अगर इसका हम +6 रखते हैं तो ये +12 तभी होता है। और फिर ये क्या होगा कि अगर इन दो को आप देखें तो -2 इक्वल टू -2 आता है। इसका मतलब क्रोमियम अब भी +6 में पड़ा है Cr2O7, लेकिन इसमें क्रोमियम के 2 आपके पास समझ लें कि एटम पड़े हैं और क्रोमेट के अंदर क्रोमियम का सिंगल एटम था। अब इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ देखें तो अगर सिंगल एटम वाला है उसका कलर येलो है और उसके अंदर आप एसिड को ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो वो डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर क्या होता है साथ में ऑरेंज कलर में चला जाता है। लेकिन उसी ऑरेंज कलर वाले के अंदर अगर आप बेस ऐड करते हैं तो वो फिर से पहले वाला येलो बन जाता है। तो ये गिव एंड टेक का सिस्टम है, यानी कि आपको ये बस याद रखना है कि येलो कलर एसिड एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, ऑरेंज में चला जाएगा और ऑरेंज बेस एक्सेप्ट करने के बाद फिर से वही येलो कलर में चला जाएगा और दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्रोमियम की 6 ही रहेगी। याद रहे, ये क्लियर है यहाँ तक? मुझे ज़रा हैंड रेस करके बता दें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हेडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक कलर चेंज observed when paramagnet
MnO4-1 आयन इज़ रिड्यूस्ड इन एन अल्कलाइन मीडियम। बच्चे पहली तो बात है, पैरामैग्नेट आयन जो है ना पोटाशियम परमैग्नेट को कह रहे होते हैं। ये पोटाशियम परमैग्नेट एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियसली लेक्चर हमारा याद हो बच्चा, तो K2Cr2O7 इसको हमने बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर यूज़ किया था। जैसे कि अल्कोहल था आपके पास, तो उसके अंदर हम ये डाल के एसिड डाल देते थे, तो वो किसके अंदर, कार्बोनाइल्स के अंदर चला जाता था। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। और जो हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था जिसमें क्या होता था, अल्केन को ऑक्सीडाइज करते थे तो अल्कोहल बनता था, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते थे कार्बोनाइल बनते थे, और उनको फर्दर ऑक्सीडाइज करते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके लिए ये एजेंट भी यूज़ होता था। तो बात यहाँ से हमें ये पता चली कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है K2Cr2O7 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसके अंदर जो है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो आयन से बन रहे होते हैं, वो बेटा थोड़ा सा इस तरह का सिनेरियो है कि MnO4 माइनस, ये जो आयन है इसका कलर चेंज कौन सा आता है, कब जी, जब अल्कलाइन मीडियम होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहे, अल्कलाइन मीडियम हो, MnO4 आयन का जो कलर है ये कैसा आएगा, ये आपने बताना है। अब ज़रा हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करते हैं ज़रा पोटाशियम परमैंगनेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो बच्चे यहाँ बड़ा क्लियरली उसने बताया हुआ है कि K1O4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वेरी करती है अल्कलाइन, न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन सोल्यूशन का पूछा गया है। क्वेश्चन वाला आपसे एसिडिक का भी दे सकता है, न्यूट्रल का भी दे सकता है, लेकिन अल्कलाइन का पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि हम एक को पढ़ लें तो इज़ इट इनफ, और फिर हमें एक लिटिल बिट आइडिया चाहिए होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करती है। और फिर जी कि हम इसको ज़रा गो थ्रू करते हैं। ये उतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपने लॉजिक समझनी है कि इस क्वेश्चन के बिहाइंड या इस चेंज के बिहाइंड क्या हो रहा है। अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ Kman, जो मैग्नीज का सोल्यूशन होता है जिसमें MnO4 आयन्स होते हैं, इज़ फर्स्ट रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब क्या होगा बच्चे, कि ये पहले तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो जो ऑक्सीजन MnO4 का है वो +7 में था, अब Mn जो है वो +6 के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। फिर क्या कहता है कि देन टू इनसॉल्युबल स्टेट, यानी कि ये MnO2 की जो स्टेट है ये इसके लिए इनसॉल्युबल है। उस टाइम पे मैग्नीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 हो जाती है। गौर करें, अल्कलाइन सोल्यूशन में जब आप मैग्नीशियम का MnO4 वाला आयन डालते हैं तो पहले तो उसकी प्लस स्टेट +6 में चली जाती है, एक इलेक्ट्रॉन अचीव करता है, फिर उसने और भी इलेक्ट्रॉन लेने हैं और करा के ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाएगा और फिर ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। द सोल्यूशन फर्स्ट चेंजेस फ्रॉम पर्पल ड्यू टू MnO4, यानी +7 वाले का जो कलर था वो पर्पल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मेरे पेन का कलर है यहाँ, बिल्कुल इसी कलर का आपके पास मैग्नीशियम का डाइक्रोमेट का सोल्यूशन होता है। इसको मेरे ख्याल से रूटीन के केमिकल्स के अंदर जो है वो बड़ा फ्रीली अवेलेबल होता है, एक तरह से मतलब पड़ा होता है। और अगर मैं भूल नहीं रहा तो इसको मेरे ख्याल से नीला थोथिया भी कहते हैं, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉमन सेंस में जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं यूरोप आम में। ओके, यहाँ पे क्या होता है जी, फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, पर्पल होता है इसका MnO4 -1 आयन से। फिर वो कहता है कि जब Mn -2 में चला जाता है, MnO4 -2, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी ये वाली कार्बन पहुँच जाती है, तो फिर ये ग्रीन कलर में चला जाता है और फिर आखिरकार ये क्या इसमें चला जाता है, सॉरी ब्राउन स्टेट में। ये जो +4 वाला ये ब्राउन स्टेट है। तो ये कर आके पहले क्या हुआ जी, पर्पल था कलर, देन ग्रीन, एंड फाइनली अप्रोचिंग टू द ब्राउन कलर। तो हम ज़रा बच्चा यहाँ आते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है KMnO4, ये पोटाशियम परमैंगनेट है, ठीक है। सो पोटाशियम परमैंगनेट जो है आपके पास यहाँ पे, अच्छा पोटाशियम परमैंगनेट बच्चे पता नहीं, मेरे ख्याल से मैंने हाँ K2OCr2O7 का बताया था इधर आपको, ये मुझे डाउट हुआ कि मैंने कहीं आपको मिसलीड तो नहीं कर दिया, वो शायद पिछला क्वेश्चन था। देखो K2Cr2O7 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। के की बजाय यहाँ पे सोडियम के साथ लगा लें फिर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें भी सोडियम साथ लगा लें फिर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम जो अभी करंटली पढ़ रहे हैं वो KMnO4 ये पढ़ रहे हैं,
ठीक है ना। तो मैं इसे थोड़ा सा शायद मिक्स कर गया था कि K2Cr27 की स्टडी पे चला गया था। तो KMnO4 जो है इसका कलर हमने बताना था। तो इसमें जो है बच्चे वो बड़ा क्लियरली है कि पर्पल या पिंक कलर का होगा नॉर्मली KMnO4, ठीक है। वहाँ बेसिक मीडियम में आपने बताना। तो जब आपने बेस डाला KOH डाला तो ये ग्रीन हो गया और K2MnO4 हो गया। यानी चेंज क्या आया, एक पोटाशियम आयन और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बाकी चीज़ें देखें तो सेम है। दूसरा जो चेंज आया वो किसके अंदर आया, वो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, वो 6 हो गई है। कहाँ से जी, +7 से, ठीक है। अब क्या होता है कि बेटा आप इस ग्रीन कलर वाले को लेते हो यानी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को लेते हो, इसको अंदर वाटर के अंदर यानी आप दोबारा डालते हैं तो ये अपनी मज़ीद अरेंजमेंट करता है और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्राउन कलर अडॉप्ट कर लेते हैं। यही इसकी फाइनल स्टेट है, यही कुछ आपने बस बताना था। और एक और चीज़ कि ये तो इसका वन साइडेड चीज़ है ना। दूसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते इसने नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करनी है। तो वो नेसेंट ऑक्सीजन ये अगर आप यहाँ देख रहे हैं बेटे, तो यहाँ क्लियरली आपके साथ ये मेंशन है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तक बचा कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो बताएं। ये क्वेश्चन इतना था बस, वो स्टार्ट से लेके आपको पता है। ये क्वेश्चन ज़रा मैं रिपीट करता हूँ, ये इधर यहाँ से अल्कलाइन मीडियम से लेकर आपने यहाँ तक एंड कर लेना है। क्लियर, हैंड रेज करते हैं। गुड बच्चे, ये आज के क्वेश्चन हमारे इतने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरी कोशिश होगी कि हम इसके शॉर्ट को वाइंड अप कर लें और उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है बच्चा हम इसको ये जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।